बिहार के दो राजनीतिक घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हिल गई है दोस्तों। सबसे पहले देखिए बिहार के अंदर राहुल की न्याय यात्रा का प्रवेश पूरे स्क्रीन पर देखिए। इस तरह से हुजूम ने बिहार में उनका स्वागत किया और आज भी वो बिहार के अंदर राजनीतिक दस्तक देंगे। राहुल ने क्या कहा वो कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। इन तस्वीरों से आपको पता चल रहा है कि कल उनका किस तरह से स्वागत हुआ। मगर दूसरी तरफ ईडी के सामने लालू प्रसाद यादव पेश हुए। उनकी बेटी मीसा और रोहिणी आचार्य दोनों में जबरदस्त नाराजगी थी। वो लगातार कह रही हैं और इस बात का जिक्र तेजस्वी भी पहले करते रहे कि अगर लालू प्रसाद यादव भाजपा के साथ समझौता कर लेते तो उन्हें एक भी दिन जेल में ना बिताना पड़ता। देखिए दोस्तों, एक बात तय हो जाए, लालू प्रसाद यादव आज की तारीख में ईडी के सामने हाजिर हो रहे हैं तो इसका कोई भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर होती तो हेमंत बिस्व शर्मा, शुवेंदु अधिकारी, अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे आज की तारीख में ये लोग भाजपा की गोद में ना बैठे होते। क्या क्या नहीं कहा करती थी भाजपा इन तमाम नेताओं के बारे में। आज ये तमाम नेता या तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या किसी अहम पद पर हैं। इसीलिए लालू प्रसाद यादव अगर ईडी के सामने हाजिर होते हैं तो उसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। हकीकत यह है कि आज से नहीं, 1990 से जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी, तब से लालू प्रसाद यादव सांप्रदायिकता के खिलाफ झंडा बुलंद करके बैठे हुए। याद कीजिएगा दोस्तों, 1990 में दिया गया उनका वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को यही रोक रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां दंगे हो रहे थे, सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि आडवाणी जी की राम रथ यात्रा से बिहार में दंगे हों। उनका वो मार्मिक संदेश, वो भाषण हम आज तक नहीं भूले हैं, जब उन्होंने कहा था कि दंगे होंगे तो लोग मर जाएंगे और जब लोग ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा। याद है कि आप भूल गए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के इस कदम की वजह से भाजपा उन्हें कभी माफ नहीं कर सकी। मगर यकीनन दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने कभी भी सांप्रदायिकता के सामने घुटने नहीं टेके। सुनिए उस वक्त 90 के दशक में उन्होंने क्या कहा था और क्या किया था आडवाणी की राम रथ यात्रा को रोककर। सुनते हैं उन्हें। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। और इस वजह से लालू प्रसाद यादव से नफरत करते हैं, इस वजह से उन्हें ईडी में बुलाया जा रहा है, इस वजह से उनकी बेटियां कह रही हैं कि उनके पिता का अपमान हो रहा है। उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के बावजूद 10-10 घंटे ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, उनकी बेटी मीसा और रोहिणी आचार्य इस मुद्दे को लेकर खासी नाराज हैं। आपके स्क्रीन पर यह हैं मीसा भारती। मीसा भारती क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ईडी द्वारा सवाल पूछे जाने पर आरजेडी सांसद और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा वो खुद खा नहीं सकते, किसी को उन्हें खिलाना पड़ता है। हम नहीं जानते कि अंदर उन्होंने खाया है या नहीं खाया है। कोई भी ईडी का अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। जब से चुनाव करीब आ रहे हैं, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और वो इस तरह की तमाम चीजें कर रहे हैं। सरकार मेरे पिता को गिरफ्तार कर सकती है, मगर एक बीमार इंसान को गिरफ्तार करके उन्हें क्या मिलेगा? रोहिणी आचार्य का बयान दोस्तों आपके स्क्रीन पर। रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दर्जनों दफा पूछताछ करने के बाद भी क्या पूछना जानना बाकी है? स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे व्यक्ति को बिना उनके सहायक,
बिना दवाइयों के 8-9 घंटे से पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित करना अमानवीय कुकृत्य है। जनता सब देख रही है। रोहिणी आचार्य की नाराजगी। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, जिस तरह की प्रतिक्रिया राहुल गांधी को मिल रही है अपनी न्याय यात्रा को लेकर बिहार में, और जिस तरह से 8 से 9 घंटे तक ईडी ने लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की है, ये दोनों घटनाक्रम राजनीतिक हो गए हैं। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मार दी और बिहार की जनता में इसका बहुत ही नकारात्मक संदेश गया है। लोग न सिर्फ नीतीश कुमार पर हंस रहे हैं, बल्कि भाजपा के नेताओं पर। याद कीजिए सम्राट चौधरी, याद है इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जब तक मैं नीतीश कुमार को हटा नहीं दूंगा, मैं अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा। अब जानते हो पगड़ी के बारे में क्या कह रहे हैं? सुनिएगा तो हंसने लगेंगे। उन्होंने कहा आपके स्क्रीन पर, उस समय मैंने भावुकता में मुरेठा बांधते हुए कहा था कि नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटाकर ही मुरेठा खोलूंगा। दोस्तों, ये लोग क्या समझते हैं जनता को? इतनी बड़ी बात कही थी, आप भूल गए? कल ही मैंने अपने कार्यक्रम में आपको बतलाया था कि नीतीश कुमार ने विधानसभा पर वो जो महिलाओं पर बयान दिया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बयान दिया था, किस तरह से भाजपा की तमाम महिला विधायक, स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, इन सब ने नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर बीमार बताया था। आज उसी व्यक्ति को आपने सिर पर बिठा लिया है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अवसरवादिता की तमाम हदों को पार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ तेजस्वी के प्रति सहानुभूति, क्योंकि तेजस्वी का फोकस लगातार नौकरियों पर था। वो लगातार कह रहे थे कि अगर आप बीमार होंगे तो आप कहां जाएंगे, अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे। उसको लेकर भी भाजपा ने बड़ा विवाद खड़ा किया। गोदी मीडिया तो यह तक कहने लगा कि अगर मंदिर है तो अस्पताल जाने की क्या जरूरत है। इस तरह के बयान दिए जा रहे थे तेजस्वी यादव पर निशाना साधने के लिए, मगर यह आदमी हट नहीं रहा है दोस्तों, डिग नहीं रहा है। वो अब भी कह रहा है कि मैं नीतीश कुमार की इज्जत करता हूं, वो मेरे लिए आदरणीय हैं, मगर नौकरी के मुद्दे को मैं केंद्र पर ले आया हूं। आज की तारीख में अगर महागठबंधन के लिए कोई उम्मीद है तो वो तेजस्वी यादव है। अगर कोई उम्मीद है तो जिस तरह की प्रतिक्रिया राहुल गांधी को तमाम जगहों पर मिल रही है, और वो एक बार फिर जनता से रूबरू हुए, उन्होंने एक बार फिर जातीय जनगणना की बात कही। क्या कहा उन्होंने बिहार के अंदर? सुनते हैं दोस्तों। तो सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, यह पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं। यह देश का एक प्रकार से एक्सरे है। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा, गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है, जो छोटी दुकान चलाता है, उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले, देश उसकी भी मदद करने का काम करे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इन दो राजनीतिक घटनाक्रम ने बिहार में एक भूचाल सा ला दिया है। इससे पहले भी नीतीश कुमार की खासी आलोचना हो रही थी, भाजपा के नेताओं की जगहसाई हो रही थी कि सुशील मोदी, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी पहले क्या किया करते थे और अब किस तरह से हाथ जोड़े नीतीश कुमार के सामने खड़े हुए हैं। अब वो उनके मुख्यमंत्री हैं। आज स्मृति ईरानी खामोश हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं।
क्योंकि मैं नहीं भूला हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने एक सभा में क्या कहा था नीतीश के बारे में। क्या प्रधानमंत्री भूल गए हैं या मैं उन्हें एक बार फिर याद दिलाऊं? सुनिए प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा था। नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जनता अब इन्हीं बयानों को देख रही है। मगर यह भी सच है दोस्तों, प्रधानमंत्री के दोहरे मापदंड बेशक सामने उभर कर आए, मगर प्रधानमंत्री भाजपा के पास एक ऐसा राजनीतिक तुरुप का पत्ता है जिसका जवाब शायद महागठबंधन के पास नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जब विधानसभा चुनाव आए तो तेजस्वी सबसे बड़ा ब्रांड हो, मगर लोकसभा चुनाव नीतीश और भाजपा के साथ आने के बाद क्या इसका असर लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बड़ा फैक्टर हैं कि वो महागठबंधन को नेस्तनाबूद कर देंगे, जैसा कि 2019 में हुआ था जब 38 सीटें मिली थी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को? क्या वो उस इतिहास को दोहरा पाएंगे? आप जो मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का वो राजनीतिक चेहरा है जो एक बार फिर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को बिहार में 35+ सीटें दिलवा पाएंगे? या फिर दूसरा सवाल, क्या तेजस्वी यादव नौकरी को लेकर जो लगातार एक राजनीतिक पंच दे रहे हैं, एक राजनीतिक दस्तक दे रहे हैं, क्या वो महागठबंधन की नैया को पार लगा पाएंगे? ये तमाम सवालात हैं दोस्तों, और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। मगर यकीनन जैसा कि तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 जनता दल यूनाइटेड का आखिरी चुनाव है। नीतीश जिस तरह से 9वीं बार शपथ ले रहे थे, बिहार की जनता लगातार देख रही है कि राजनीतिक विश्वसनीयता न के बराबर है इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।